आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। बीआरएस विधायकों ने अपने कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव के नेतृत्व में कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा ऑटो श्रमिकों से किए गए वादों को तत्काल लागू करने की मांग करते हुए आज विधायक क्वार्टर से तेलंगाना विधानसभा तक रैली निकाली गई। रैली के दौरान केटीआर ने मीडिया को संबोधित किया और 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए अधूरे वादों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने ऑटो चालकों को लाभ देने का आश्वासन दिया था, फिर भी इनमें से कोई भी प्रतिबद्धता पूरी नहीं हुई है। केटीआर ने कहा कि मौजूदा सरकार के सत्ता में आने के बाद से 93 ऑटो चालकों की आत्महत्या से मौत हो चुकी है और इसे व्यक्तिगत त्रासदियों के बजाय सरकार की विफलता के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने निष्क्रियता से राज्य सरकार की आलोचना करते हुए कहा, पिछले विधानसभा सत्रों में अपनी जान लेने वाले ऑटो चालकों की सूची उपलब्ध कराने के बावजूद ऐसा लगता है कि हमारी चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बीआरएस नेताओं ने कई तत्कालीन मांगों को रेखांकित किया और जिनके बारे में उनका मानना है कि समाधान किया जाना चाहिए। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, वे ऑटो चालकों के लिए 12,000 रुपए की वित्तीय सहायता पैकेज के वादे की तत्काल घोषणा की मांग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त वे ऑटो चालक कल्याण बोर्ड की स्थापना की मांग कर रहे हैं, जिसका पहले वादा किया गया था लेकिन अभी तक लागू नहीं किया गया है। इसके अलावा केटीआर ने मृत ऑटो चालकों के परिवार के लिए तत्काल सहायता की आवश्यकता पर बल दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें दुखद के समय में आवश्यक सहायता मिले। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने कहा कि सत्ता में आने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से 3 भाषाओं की पुलिस में लचीलापन लाने का प्रयास किया। 1967 में सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 1992 में भाजपा ने कोंकणी, मैती और नेपाली को आधिकारिक भाषा बनाने का प्रयास किया। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक आधिकारिक भाषा विधेयक पेश किया गया। इसके अनुसार अब कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी का उपयोग आधिकारिक तौर पर किया जा सकता है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आने के बाद 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने 3 लैंग्वेजेस फार्मूला को, उस सिस्टम को और फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए प्रयास किया है। यानी अभी 3 भाषाओं से कम 2 भारत की स्थानीय भाषा, मूल भाषा भी हो। इस एजुकेशन पॉलिसी 2020 में और रीजनल लैंग्वेजेस को जोड़ दिया गया। इससे गांव में रहने वाले गरीब, सामान्य सभी लोगों को एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में रीजनल लैंग्वेजेस को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। हमारा भाषाएं हमारा भारत को जोड़ने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस रिप्रेजेंटेटिव के रूप में प्रयास करें। 1967 में सिंधी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सिंधी भाषा के समर्थन में अपने एक भाषण में कहा था, मैं हिंदी बोलता हूं पर सिंधी मेरा मौसी है। यहां अटल जी का प्रयासों के कारण हो, अलग अलग निर्णय पर, समय पर भाषाओं का प्रोत्साहन करने का विषय पर भी हो, आज सिंधी लैंग्वेजेस भी मान्यता मिली है और सिंधी को भारत में उचित स्थान मिला है।
संविधान पर बहस के दौरान राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री के भाषण पर एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट या मुस्लिम पर्सनल लॉ नागरिक मामलों के लिए है। अमित शाह को देश को बताना चाहिए कि वह जिस राज्य गुजरात से आते हैं वहाँ अशांत क्षेत्र है। कोई हिंदू अपना घर किसी मुस्लिम को नहीं बेच सकता, कोई मुसलमान अपना घर किसी हिंदू को नहीं बेच सकता और यह वर्षों से चला आ रहा है। जहां भी भाजपा सत्ता में है, अपने धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाया है। मौलिक अधिकारों में संविधान, अगर कोई धर्म परिवर्तन कर रहा हो तो आप उसे रोकने वाले कौन होते हैं? जहां भी बीजेपी सत्ता में है वह संविधान के खिलाफ काम कर रही है। गोवा में जहां बीजेपी सत्ता में है वहां कानून है कि अगर कोई हिंदू महिला है 25 से 30 साल की उम्र के बीच, अगर वह इस उम्र के बीच बेटे को जन्म नहीं देती है तो उसके पति को दोबारा शादी करने का अधिकार है। पर ऐसे कैसे सेलेक्टिव होता है? एक बात सुनिए, क्रिमिनल लॉज जो है वो तो क्रिमिनल लॉज है। जो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है या मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो तो सिविल मामलात के लिए है। अब अमित शाह देश को बताएं कि जिस स्टेट से वो आते हैं, गुजरात से, वहां पर डिस्टर्ब एरियाज एक्ट है। एक हिंदू अपना घर मुसलमान को नहीं बेच सकता, मुसलमान हिंदू को नहीं बेच सकता और बरसों से चले आ रहा है। वो संविधान का वायलेशन नहीं है। वो गुजरात में और जहां जहां बीजेपी सत्ता में है वहां पर आप कन्वर्जन के खिलाफ कानून बना दिए, जबकि संविधान में राइट टू चॉइस एक फंडामेंटल राइट है। आप कौन होते किसी को रोकने के लिए? मजहब तब्दील कोई कर रहा है तो अगर आज बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा होते तो उनको कहते हैं लोग कि भाई आप नहीं बदल सकते अपना रिलीजन। जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान बनाए और उन्होंने अपना रिलीजन चेंज किया, आप कौन होते उसके खिलाफ रूल्स बनाने, कानून बनाने वाले? आपने कानून बना दिया। आपने लव जिहाद के ऊपर कानून बना दिया। बीजेपी जहां जहां सत्ता में है वहां पर संविधान के खिलाफ काम कर रही है। गोवा में बीजेपी की सरकार है, वहां पर कानून यह है कि अगर कोई 25 साल और 30 साल के दरमियान में कोई हिंदू महिला है, वाइफ है, और अगर वो इस उम्र के दरमियान में बेटे को जन्म नहीं देती है तो उसके हस्बैंड को दूसरी शादी करने का राइट है। उसको निकलवाइए। आप कानून बना रहे हैं कि कौन क्या खा सकता, क्या नहीं खा सकता। आप हरियाणा में गौरक्षक को पुलिस पावर्स दे रहे हैं, वो पकड़े और मारे लोगों को। ये संविधान में है क्या? ये तो ये साफ जाहिर होता है कि अमित शाह और बीजेपी में एक डिस्क्रिमिनेटरी, उनके पास एक पॉलिसी है मुसलमानों के खिलाफ। और भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 26 में रिलीजियस डिनोमिनेशन को इख्तियार है कि अपने मजहबी इदारों कायम करे। तो ये दोनों फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं। और क्या यूसीसी में सिर्फ डायरेक्टिव प्रिंसिपल का यूसीसी है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यह भी लिखा गया कि भारत में इतने रिसोर्सेज सबको बांटा जाए। बीआरएस एमएलसी की कविता ने तेलंगाना सरकार पर विधानसभा में उठाए गए सवालों पर झूठे जवाब देने का आरोप लगाया। आज विधानसभा के बाहर एक मीडिया पॉइंट पर बोलते हुए कविता ने मूसी परियोजना के संबंध में सदन को गुमराह करने के लिए आईटी और उद्योग मंत्री श्रीधर बाबू की आलोचना की। कविता ने कहा, मंत्री श्रीधर बाबू का दावा है कि हमने मूसी परियोजना के लिए विश्व बैंक से ऋण नहीं मांगा। हालांकि हम सबूत पेश करेंगे कि सितंबर में ऋण का अनुरोध किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की अनुपस्थिति के दावे गलत थे, क्योंकि रिपोर्ट को 19 सितंबर को विश्व बैंक को सौंपे गए एक प्रस्ताव में शामिल किया गया था। उन्होंने इन विसंगतियों के पीछे के उद्देश्य पर सवाल उठाते हुए पूछा, ये झूठ क्यों बोला जा रहे हैं? इससे किसे लाभ होगा? कविता ने इस बात पर जोर दिया कि जब बीआरएस सत्ता में थी तब उन्होंने विश्व बैंक को तेलंगाना में काम करने से रोका। इसकी तुलना कांग्रेस सरकार के संगठन के लिए लाल कालीन बिछाने के दृष्टिकोण से की। इसके साथ आगे उन्होंने ये भी कहा कि मूसी परियोजना के लिए केंद्र सरकार से 14,000 करोड़ रुपए की सहायता मांगी गई है। आज शीतकालीन सत्र के चौथे दिन तेलंगाना विधानसभा में अराजक दृश्य सामने आए, जब अध्यक्ष गद्दा प्रसाद ने बीआरएस विधायक कौशिक रेड्डी और अन्य को कार्यवाही में बाधा डालने के लिए निलंबन की चेतावनी दी। बीआरएस सदस्य विदेशी छात्रवृत्ति को मंजूरी देने में अत्यधिक देरी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जबकि पंचायत राज मंत्री सीतक्का ने बकाया के लिए पिछली बीआरएस सरकार को दोषी ठहराया था। सत्र की शुरुआत सत्तारूढ़ और विपक्षी सदस्यों के बीच लंबित किस्तों और विदेशी छात्रवृत्ति में देरी के साथ साथ धन जारी करने में कथित भ्रष्टाचार को लेकर तीखी नोकझोंक के साथ हुई।
प्रश्नकाल के दौरान बीआरएस विधायक केपी विवेकानंद ने सरकार पर छात्रवृत्ति देने के लिए कमीशन की मांग करने का आरोप लगाया, जिसके बाद विधायी मामलों के मंत्री डी श्रीधर बाबू को हस्तक्षेप करना पड़ा। वही आरोपों को निराधार बताते हुए श्रीधर बाबू ने अध्यक्ष से टिप्पणियों को हटाने का अनुरोध किया, जिससे और बहस छिड़ गई। हंगामा जारी रहने पर बीआरएस विधायकों ने ऑटो रिक्शा चालकों के मुद्दे पर बहस के लिए दबाव डाला। अध्यक्ष द्वारा उनकी याचिका खारिज करने के बाद उन्होंने नारे लगाना शुरू कर दिया, वेल में आ गए और अपने सीटों पर लौटने से इनकार कर दिया। उन्होंने पिछली बीआरएस सरकार के खिलाफ सीतक्का की टिप्पणियों पर भी आपत्ति जताई और स्पष्टीकरण देने का अवसर मांगा। अध्यक्ष प्रसाद ने नाराजगी व्यक्त की, सदस्यों से शिष्टाचार बनाए रखने का आग्रह किया और अनुपालन में विफल रहने पर कौशिक रेड्डी और अन्य को निलंबन की चेतावनी दी। श्रीधर बाबू ने बीआरएस विधायकों के व्यवहार की आलोचना की और उन पर पिछले साल चुनावी हार के बाद विघटनकारी रणनीति अपनाने का आरोप लगाया। भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच जब जीएचएमसी टाउन प्लानिंग टीमों के साथ आज मैराव देवपल्ली के लक्ष्मीगुड़ा में फुटपाथ पर कब्जा करने वाली दुकानों सहित फुटपाथ अतिक्रमण को ध्वस्त करना शुरू कर दिया तो हल्का तनाव उत्पन्न हो गया। स्थानीय पुलिस के साथ टाउन प्लानिंग अधिकारी सड़क के दोनों ओर लक्ष्मीगुड़ा से बॉम्बे कॉलोनी की ओर जाने वाले मार्ग पर तोड़फोड़ करने के लिए अर्थमूवर्स और कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों के अनुसार स्थानीय लोगों द्वारा फुटपाथों पर अवैध संरचनाओं और दुकानों के कब्जे के बारे में कई शिकायतें गई थी, जिससे पैदल चलने वाले लोगों को असुविधा हुई और क्षेत्र में यातायात जाम हो गया। हालांकि दुकानदारों और विक्रेताओं ने विध्वंस पर कड़ी आपत्ति जताई और नागरिक अधिकारियों के साथ बहस की, जिसके परिणाम स्वरूप तनाव उत्पन्न हो गया। इसी बीच राजेंद्र नगर विधायक प्रकाश गौड़ ने लक्ष्मीगुड़ा का दौरा किया और विध्वंस अभियान पर अधिकारियों से पूछताछ की। स्थानीय निवासियों के अनुसार जीएचएमसी टाउन प्लानिंग विंग से तोड़फोड़ रोकने का अनुरोध करने के बाद विधायक वहां से चले गए। तेलंगाना के परिवहन और बीसी कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने राज्य में ऑटो श्रमिकों के कल्याण से जुड़ी गंभीर चिंताओं को संबोधित किया और उनकी चुनौतियों का राजनीतिकरण करने के लिए भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस और बीजेपी की आलोचना की। प्रभाकर ने इन पार्टियों को यह बताते हुए चुनौती दी कि उन्होंने पिछले एक दशक में ऑटो श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए क्या ठोस कदम उठाए हैं, जो उनकी ओर से वास्तविक प्रतिबद्धता की कमी का संकेत देता है। उन्होंने उन दावों को भी खारिज कर दिया कि टीजीएसआरटीसी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा योजना ने ऑटो चालकों के व्यवसाय को प्रभावित किया है। ऑटो चालकों के सामने आने वाली आर्थिक कठिनाइयों को स्वीकार करते हुए प्रभाकर ने इस समुदाय का समर्थन करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने दोहराया कि चुनाव के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वादे किए गए थे। विशेष रूप से ऑटो श्रमिकों को प्रति वर्ष 12,000 रुपए की राशि। इस साल बीआरएस नियम के कारण आर्थिक बाधाओं ने इन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की उनकी क्षमता में बाधा उत्पन्न की है। मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि इन चुनौतियों के बावजूद ऑटो कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना और उनकी चिंताओं को दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है। रचनात्मक बातचीत में आह्वान में प्रभाकर ने विपक्षी नेताओं को राजनीतिक लाभ के लिए एक मंच के रूप में उपयोग करने के बजाय ऑटो श्रमिकों के मुद्दों पर चर्चा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। संविधान पर बहस के दौरान राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री के भाषण पर राज्यसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर और संविधान का अपमान किया है। मनुस्मृति और आरएसएस की उनकी विचारधारा यह स्पष्ट करती है कि वह बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान का सम्मान नहीं करना चाहते हैं। हम इसकी निंदा करते हैं और उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। उन्हें देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। ये बात कहना, ये बात कहकर बाबा साहब का अपमान किया, संविधान का अपमान किया और वो मंशा जो उनके दिमाग में है कि उनकी जो मनुस्मृति की आइडियोलॉजी है वो और आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो दर्शाता है कि वो खुद वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं। उसीलिए हम वो कंडेम करते हैं और आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। वी all the parties demand his resignation and he should apologize to the country। और वो अपना काम करना चाहिए उन्होंने, और इस ढंग से अगर वो बात करते रहेंगे सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान
कोई सहन नहीं करेगा। अगर उनको अपने जगह से इस्तीफा देना चाहिए और ऐसे अपमान कोई पार्टी। ओमान ने भारत में अंडों के लिए जारी होने वाले नए परमिट को बंद कर दिया है, जिससे तमिलनाडु के नमक्कल में पोल्ट्री उद्योग को झटका लगा है। हाल ही में कतर ने भारतीय अंडों के वजन को लेकर भारत सरकार के सामने शर्तें रखी थी। डीएमके सांसद KRN राजेश कुमार ने राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने केंद्र सरकार से भारत से अंडे के आयात को फिर से शुरू करने के लिए ओमान और कतर के अधिकारियों के साथ चर्चा करने का आग्रह किया। डीएमके सांसद ने कहा, मैंने पोल्ट्री किसानों और अंडा निर्यातकों के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए भारत में ओमान और कतर के राजदूतों के साथ मीटिंग करने का अनुरोध किया है। रिपोर्ट के मुताबिक नमक्कल के एक अंडा निर्यात और पशुधन और कृषि किसान व्यापार संघ के महासचिव PV सेंथिल ने कहा कि ओमान की ओर से लगाए गए इन प्रतिबंधों के कारण कम से कम 15 करोड़ रुपए की एक बड़ी खेप फंसी हुई है। नमक्कल के अंडा व्यापारियों के अनुसार ओमान और कतर की कार्रवाई के कारण अंडा निर्यात कारोबार में काफ़ी गिरावट आई है। नमक्कल का अंडा निर्यात जून से मुश्किल के दौर से गुजर रहा है, जब ओमान ने भारतीय अंडों के लिए आयात परमिट देना बंद कर दिया था। इसके बाद दूतावास स्तर पर कई बैठकें हुई, जिसके बाद ओमान ने फिर से सीमित परमिट के साथ आयात शुरू कर दिया था। इसके बाद अब ओमान ने फिर से भारतीय अंडों के लिए नए आयात परमिट जारी करना बंद करने का फैसला किया है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।